नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास एवरीवेयर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और अभी रिसेंटली में आपको पता है कि रेलवेज के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। उनमें साइंस का जो महत्व है वह बहुत ही ज़्यादा रहता है और आपके लिए उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी में जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा और बायोलॉजी की लगभग 4 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इन सभी 4 वीडियोज़ में जो कि लगभग 20 से 25 मिनट की रहेंगी, हम सारी की सारी बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि आपको आगे चलकर रिवीजन में बेनिफिट होगा। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इंसुलिन में जिंक नामक तत्व पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ मतलब कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो आंसू हैं इसमें लाइसोजाइम नाम का एंजाइम आंसुओं में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन नामक जो तत्व है वह थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अब्दु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो अब्दु ग्रंथि को ही थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, इसी से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करती है। अगला, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन यह एड्रिनल ग्रंथि या फिर वृद्धि हार्मोन जो है यह दोनों एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के उसके अगर लिप्त हो जाए तो बुढ़ापे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? तो यह लार में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लैपियन ट्यूब में। फ्लैपियन ट्यूब या फ्लोपिया ट्यूब, इसमें अंडाणु का निषेचन होता है। फीमेल जेनाइटल अंग का एक पार्ट है कौन? फ्लैपियन ट्यूब। यहाँ पर अंडाणु का निषेचन होता है तो अंडाणु यहाँ पर स्पर्म से मिलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एक स्त्री के अंडाशय से जो है एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो सीसा प्राकृतिक रूप से मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं यानी कि वहन करते हैं? तो रक्त के द्वारा यह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं शरीर के अंदर। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है? तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। जठर रस में क्या मौजूद होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम मौजूद होते हैं जठर रस में। यह हमारे स्टमक में निकलता है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो सैमुअल कोहेन के द्वारा सेक्स हार्मोन का पता लगाया गया था। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलंगित पहला एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेज यह शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाइपेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यकृत, अमाशय, रुधिर एवं अग्नाशय में से कौन सा एक उत्तक है? तो रुधिर इनमें एक उत्तक है।
प्रोटीन पाचन का उत्पादन क्या कहलाता है? तो प्रोटीन पाचन का उत्पादन अमीनो अम्ल कहलाता है। तो प्रोटीन के पचने के बाद अमीनो अम्ल का डेवलपमेंट होता है। लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में यह सक्रिय होता है। प्रकिन्व या एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है? तो प्रकिन्व या एंजाइम में निहित प्रोटीन प्रोटो एंजाइम कहलाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो कौन सा वह एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है। और यह जो रेनिन है यह बुढ़ापे तक आते आते इसका स्राव कम हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में दूध का जो पाचन है वो भी कम हो जाता है। दही का पाचन हमेशा चलता रहता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो यह ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो अम्ल में बदल देता है। कौन सा एंजाइम मॉड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो एमाइलेज। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक सक्रिय होता है एंजाइम। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? तो स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो यूरिएज को तैयार किया गया था। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन का स्रावण करती है? तो यह थायराइड ग्रंथि है। और वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम यह वसा का पाचन करता है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस लुटियस के द्वारा होता है, जो कि ओवरी में ऊपर वाली लेयर है उसके द्वारा। स्त्री में द्वितीयक एवं लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजन। और सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक प्रोटीन अप्रोटीन घटक होता है? तो उसे सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते पर पाचन में सहायक होते हैं? तो वो है पित्त रस, जिनमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। और एक अनिषेचित अनफर्टिलेड एड मानव अंडे या अंडाणु में सामान्यतः होता है। तो एक अनिषेचित या अनफर्टिल एड में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हार्मोन क्या है? तो यह सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? तो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर यानी कि यकृत में होता है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं? तो इनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। वृक्क के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? बाहरी भाग और भीतरी भाग। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेड्यूला कहा जाता है। किडनी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोमेन्स संपुट या बोमेन्स कैप्सूल उसे कहा जाता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है?
तो मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या अर्थ है? तो थायराइड ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करने की वजह से आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको मानव शरीर में अलग अलग पदार्थों की मात्रा बताऊं तो मानव में जल की मात्रा 63%, वसा की मात्रा 12%, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 5%, प्रोटीन की मात्रा 17% और खनिज लवण एवं कोई विटामिन की मात्रा 7% होनी चाहिए। अब मानव शरीर में औसतन मात्रा की बात करें, जो एलिमेंट्स हैं उनकी, जो जैसे कि ऑक्सीजन नामक एलिमेंट है वह 65% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन है, यह 18% है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन 10%, उसके बाद नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, तांबा 0.05%, मैग्नीशियम 0.004% और अन्य जो जितने भी वह पाए जाते हैं कितने 0.046%। अगर पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ हैं और विटामिन उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करें तो प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है? तो मांस, अंडा, दूध, पनीर, मछली, दाल आदि से प्राप्त होता है। वसा हमको दूध, वसा मतलब कि फैट, दूध, घी, तेल, मांस आदि से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू आदि से प्राप्त होता है। खनिज लवण हरी सब्जियां, मांस, दूध, अनाज से प्राप्त होता है। और विटामिन मांस, मछली, हरी सब्जियां, दूध, गाजर आदि से प्राप्त होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो सभी चीज़ दूध से लगभग प्राप्त होती हैं, इसलिए दूध का सेवन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसको रोटिनॉल भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या शुष्क छिंपाक रोग होता है। विटामिन ए का स्रोत है पालक, गाजर, पपीता और दूध। विटामिन बी में बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो विटामिन बी और सी जो कि पानी में घुल जाते हैं और पानी में ना घुलने वाले, फैट में घुलने वाले बाकी सारे विटामिन्स हैं। तो बी में B1 की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है क्या? थायमिन। और यह बेरी रोग के लिए उत्तरदायी है, इसकी कमी से यह रोग होता है। और यह खमीर, चावल, गेहूं, सोयाबीन, दूध में पाया जाता है। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से त्वचा फटना और आँख का रोग होता है। और विटामिन B2 का जो स्रोत है वो है अंडा, दूध, दालें, पनीर और हरी सब्जियाँ। बात करें अगर हम विटामिन B3 की तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B3 की कमी से पैरों में जलन और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और विटामिन B3 का अगर स्रोत देखें तो दूध, मांस, टमाटर, मूंगफली है। विटामिन B5 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है निकोटीनिक अम्ल या नियासिन। और इसकी कमी से पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस रोग होता है। और B5 का स्रोत देखें तो वो है मांस, अंडा, दूध, अनाज और आलू। बात करें अगर हम विटामिन B6 की तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, त्वचा रोग और बच्चों में ऐंठन, मरोड़न। और विटामिन B6 का जो स्रोत है वो है दूध, मांस और सब्जी। B7 की अगर हम बात करें तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से लकवा, बारों का गिरना और चर्म रोग होते हैं। और यह ईस्ट, गेहूं और अंडे से मिलता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और विटामिन B9 की कमी से रोग होता है रक्त अल्पता। और B9 का स्रोत है हरी सब्जियां, खमीर, केला, मांस, दालें और फल गोभी। विटामिन B12 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, पाडू रोग, रक्तक्षीणता और अरक्तता। और B12 के स्रोत हैं पनीर, मांस, मछली, दूध और अंडा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें से अनीमिया। विटामिन C की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और यह जल में घुलने वाला अम्ल है। कौन कौन? B और C, यह दोनों जल में घुल जाते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना। और इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर।
तो जो खट्टे फल रहते हैं ज़्यादातर यह विटामिन सी के स्रोत रहते हैं। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है और यह एक सूखा रोग है। और ऑस्टियोग्लेसिया यह वयस्क में होता है और इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। बात करें अगर हम विटामिन ई की तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसको आप जरूर याद रखना। और इसका स्रोत है वनस्पति तेल, गेहूं और बिनोला। विटामिन के की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना और हेमरेज। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो है टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां और दूध। अगले क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो यह ज़रूर देखना है, क्योंकि देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा। अगला क्वेश्चन, तो मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? तो विटामिन डी का निर्माण करती है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा मतलब फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी सी के अलावा विटामिन ए, डी, ई और के। किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। अगला, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी1 जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। शिशुओं में प्रकंपन किसकी कमी से होते हैं? तो प्रकंपन होता है विटामिन डी की कमी से। किसमें? शिशुओं में। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं? तो यह विटामिन ए के समृद्ध स्रोत हैं। कॉड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो यह विटामिन ए और विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है। कौन? कॉड लिवर तेल। जीरोप्लेमिया का अन्य नाम क्या है? तो जीरोप्लेमिया इसका अन्य नाम है कैस्टोमलेशिया। तो कैस्टोमलेशिया जो है यह जीरोप्लेमिया का अन्य नाम है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो यह लगभग 48% होती है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें किसका अभाव है आजकल? तो इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव है। और एल्ब्यूमिन क्या है? तो एल्ब्यूमिन जो है यह एक प्रोटीन है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण होता है कोलन में। बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसका सर्वोत्तम स्रोत है कौन सा? मछली। पनीर का स्रोत है किसका स्रोत है? पनीर प्रोटीन का। मक्खन प्रचुर स्रोत है तो मक्खन किसका प्रचुर स्रोत है? तो यह है वसा का। मक्का का प्रमुख स्रोत है तो मक्का किसका प्रमुख स्रोत है? तो यह कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है किससे? दालों से। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा होती है लगभग 46 ग्राम। और अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे में 3.3% प्रोटीन पाया जाता है। वसा जल में अघुलनशील है तो यह किसमें घुलनशील है? तो वसा जो है यह बेंजीन तथा प्रोटीन में घुलनशील होता है। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा कितनी होती है? तो प्रतिदिन आवश्यक मात्रा है 0.14 मिलीग्राम। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। कैसिन क्या है? तो कैसिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हरी सब्जियां किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो यह लोहे के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन के दो सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो वो हैं सोयाबीन और मशरूम।
आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर के यकृत में किस रूप में संचित होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है शरीर में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किस पदार्थ से प्राप्त हो सकता है? तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त हो सकता है। एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट या च्युइंगम का। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है? तो यह 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किन 2 तत्वों की कमी हो जाती है? तो गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। मधुमेह रोगी चीनी के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह सैक्चारिन का प्रयोग करते हैं। संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो यह एक कार्बोहाइड्रेट या फिर सुक्रोज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग 100+ बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए। और दोस्तों मैं बायोलॉजी की लगभग 4 क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें आपका सारा का सारा जीव विज्ञान में कवर कराऊँगा। तो यह चारों क्लास आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यह आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी करा रहा हूँ, तो उसको भी आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।